जी, जी, अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और आज हम एक नए लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं। और ये लेक्चर जो है वो आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। द मोस्ट फेमस रेवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और इस रेवोल्यूशन की जो ब्रुटैलिटी है या ये जिस वजह से मिटिलियस है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसके इफेक्ट्स जो हम इवन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये देखते हैं। तो ये रेवोल्यूशन एक मेन रोल प्ले कर रही होती है ग्लोबल पॉलिटिक्स। और ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर जितने भी डिसीजन हो रहे हैं उसमें मेन रोल है खासतौर पर कोल्ड वॉर के टाइम पर इस रेवोल्यूशन। क्योंकि इस रेवोल्यूशन से जो स्टेट वजूद में आती है उसके बाद जो पॉलिटिक्स चलती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान की जब पॉलिटिक्स देखते हैं उसमें भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन जो है वो कोई एक इंडिपेंडेंट वो नहीं है इवेंट। ये भी एक ख़ास सीक्वेंस से चलता हुआ, एक ख़ास बैकग्राउंड से चलता हुआ आ रहा है। और ये एक कोई ऐसी रेवोल्यूशन नहीं थी कि ये कोई अचानक से चंद लोग खड़े हुए उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है वो इम्पीरियल जो वो थी कैंडम में रशिया के तो कहते हैं, ऐसा नहीं। बल्कि अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें तो इसके अंदर काफ़ी अरसे से यानी काफ़ी टाइम से जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ है, उसके इफेक्ट्स हमें यूरोपियन सॉइल पे तो नज़र आए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके जो फ्रूट्स थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के या एनलाइटनमेंट के, फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के हैं, इनके इफेक्ट्स, इनके फ्रूट्स हमें नज़र नहीं आ रहे थे रशियन सॉइल पे। और इस चीज़ ने एक बहुत ज़्यादा डिसइनफ्रेंचाइजमेंट क्रिएट की हुई थी रशियन पीपल के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पर जो इंपीरियल गवर्नमेंट थी, वो मुसलसल कोशिश भी करती थी। उन्होंने काफ़ी लिबरल एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, जिसको हम अक्सर कहते थे, जो मैटरनिच करता था, इनलाइटेंड डेस्पोटिज्म। यानी कि ऐसी इनलाइटमेंट की जाए जो फुली पोटेंशियल ना रखती हो किंगडम को ओवरटर्न करने की। लेकिन किसी हद तक लोगों को ये लगे कि वो आज़ादी फील कर रहे हैं या वो राइट्स उनको मिल गए। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी किए गए रशिया के अंदर बिफोर द रेवोल्यूशन। इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वहाँ पर जब काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसकी वजह से जब वो कामयाब नहीं हुए, तो उसकी वजह से जो एक होपलेसनेस की कंडीशन क्रिएट हुई है, जिसने बुनियाद रखी निहिलिज्म की रशिया के अंदर, कि अब कुछ नहीं हो सकता रशिया का, दुनिया कहीं से कहीं निकल जाए, रशिया का कुछ नहीं हो सकता। जैसे आज हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, ये बेसिकली ये निहिलिज्म के क्लाउड्स हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर छाए हुए हैं। मुनीर नियाज़ी जिसके ऊपर कहता है कि मायने नहीं यहाँ किसी काम को करने के, यानी आप कुछ भी करें, आपकी कोई जो है वो चेंज नहीं आने वाला है यहाँ पर। ये चीज़ हमें रशिया के सॉइल पर, रशिया के लोगों के अंदर नज़र आई। इसके अलावा जो बेसिक और काज़ेज़ थी, लॉन्ग टर्म काज़ेज़ जो थी, उसके अंदर ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मैं बता रहा था, ये इसके फ्रूट्स वहाँ तक नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से डिफरेंट इन्फ्लेशन और
जो मॉडर्निटी की रेस में ये बहुत पीछे रह गए, उससे जो रिसेंटमेंट क्रिएट हो रही थी, वो एक बहुत बड़ी रीज़न थी। इसके अलावा ज़ाहिर है फिर इंपीरियल लग्ज़ूरियस लाइफ़ और पीपल की मिज़रेबल लाइफ़, इन दोनों के अंदर दरमियान बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हुआ था। इस वजह से भी लोग जो है जमा हो रहे थे। फिर इसके अंदर लिटरेचर का बहुत ज़्यादा रोल है, ख़ास तौर पर। क्योंकि जब 1850s के अंदर यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब चेंजेस आना स्टार्ट हुई यूरोपियन सॉइल पर और उसके बाद फिर यूनिफिकेशन स्टार्ट हुई और नेशनलिज्म की भी वेव स्टार्ट हुई वहाँ पर यूरोपियन सॉइल के ऊपर। तो एक डिफरेंट लिटरेचर भी डेवलप हुआ, ख़ास तौर पर इकोनॉमिक टर्म में, जिसको हम सोशलिज्म, मार्क्सिज्म का नाम देते हैं। उसने भी लेबर क्लास की कॉन्शियसनेस को इनकरेज किया, क्वेश्चन किया और बुर्जुआज और प्रोलेटेरिएट क्लास का ज़रा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया और बताया कि ये किस तरह काम करते हैं कैपिटलिस्ट, और ये जो इकोनॉमी है एडम स्मिथ के मुताबिक लेजर की, इसमें ये किस तरह रोल प्ले करते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ रिच। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद फिर ज़ाहिर है कुछ इमीडिएट काजेस भी हमें नज़र आती हैं। इमीडिएट काजेस भी थोड़ी-सी एक बैकग्राउंड के साथ रखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। 1905 के अंदर रशिया ने वॉर की, उस वक़्त इनका जो किंग था निकोलस टू लास्ट ज़ार जो था। कभी ब्रेक लेते हैं क्या? तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिली है कि जो लास्ट ज़ार था, इसने जापान के साथ जो है वो वॉर स्टार्ट की 1905 के अंदर, रशिया की जापान के साथ वॉर हुई थी। उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा था और लोगों के अंदर एक रिसेंटमेंट थी कि आप ये अननेसेसरी वॉर्स अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और लोगों के रिसोर्सेज को ख़त्म करने के लिए आप ये वॉर लड़ते हैं। इसके लिए फिर उन्होंने एक उनकी डूमा थी, अ काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री सेटअप था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा वर्क नहीं करता था, किंग ही ज़्यादा दिखता था डिसीजन लिखने में। तो हमें नज़र आया कि उसको बुलाया गया कि रिफॉर्म्स के लिए डिसॉल्व कर दी गई 1906 में, दोबारा क्रिएट की गई सेकंड डूमा 1907 में, दोबारा वो फेल हो गई। तो हमें ये भी नज़र आता है कि ये भी एक रिसेंटमेंट स्टार्ट हो रही है कि रिफॉर्म्स करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। और ये रशियन रेवोल्यूशन बेसिकली 2 जो है वो ब्रांचेस में डिवाइडेड है। एक है मार्च फरवरी मार्च की रेवोल्यूशन और एक है अक्टूबर 1917 की रेवोल्यूशन। तो ये 2 डिफरेंट हैं। ये जो रशियन रेवोल्यूशन फाइनल हुई थी वो अक्टूबर के अंदर हुई थी, जो बोल्शेविक ने की थी।
वो फाइनल थे। और ये 2 हिस्सों में इस तरह डिवाइड थे कि एक बोल्शेविक थे, जो कि मेजॉरिटी में थे, और एक मेंशेविक थे, जो कि माइनॉरिटी में थे। जो बोल्शेविक थे, जो मेजॉरिटी में थे, वो ज़रा रैडिकल थे, रेवोल्यूशनरी थे, थोड़े-से एक्सट्रीमिस्ट थे, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा-सा डिफरेंट था। जो मेंशेविक थे, जिन्होंने मार्च के अंदर जो है वो रेवोल्यूशन स्टार्ट की, वो मॉडरेट और थोड़ा-सा एवोल्यूशनरी प्रोसेस को, यानी कि सिस्टम के अंदर चेंजेस लाकर उसको हमने अपग्रेड करना, वो वाले। और लास्ट जो नेल इन द कॉफन हुआ, वो वर्ल्ड वॉर वन का हुआ। और उससे पहले भी, यानी वर्ल्ड वॉर से पहले भी, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन, करप्शन, गवर्नमेंट के ऊपर फेथ खत्म हो गया, निहिलिज्म आ रही है। और फिर लिटरेचर का रोल मैं आपको बता रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फ्रूट्स नहीं आ रहे वहां पे, मॉडर्निटी, एनलाइटमेंट कुछ भी वहां तक नहीं पहुंचा। आज भी उनकी मिजरेबल हालत थी पेजेंट्स की, फार्मर्स की। टैक्सेस पे टैक्सेस लग रहे हैं टू फुलफिल द कॉफर्स ऑफ किंग, और बार बार लिबरल एक्सपेरिमेंट भी हमें फेल होते नजर आ रहे थे। और इवन ड्यूरिंग द वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि हम इसके बाद देखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी रशिया ने सर्बिया का साथ देकर ये जो वॉर स्टार्ट हुई, जिसमें फिर जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी एक तरफ थे, रशिया ने सर्बिया की साइड लेकर जर्मनी के साथ वॉर स्टार्ट की। तो उस वक्त उनकी जो आर्मी थी रशिया की, वो काफी स्ट्रांग थी, मिलियंस ऑफ पीपल। और अनफॉर्चुनेटली उस वॉर के अंदर उस बहुत ज्यादा रशियन पीपल जो है वो, बहुत ज्यादा उनकी डेथ हुई, क्योंकि जर्मन ने जब अटैक स्टार्ट किया तो वो बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ पीपल जो है डेथ हुई, किल्ड, स्लॉटर्ड। इसके अलावा फिर जाहिर है ये एक रिसेंटमेंट क्रिएट हो रही थी कि मिलिट्री के अंदर भी म्यूटनी स्टार्ट हुई थी, यार ये हम क्यों अननेसेसरी वॉर्स पे वॉर्स लड़ रहे हैं। और ये बार बार रोका जा रहा था कि आप, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई है तो उसको रोका जा रहा था लोगों की तरफ से, और काफी लोगों ने मशवरा भी दिया कि आप उस वॉर के अंदर ना जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली निकोलस जो था, ये बॉय निकोलस, ये अंडर था अपनी वाइफ के, उनसे ये अपनी तमाम इंस्ट्रक्शंस लेता था। और इनकी जो वाइफ थी, वो फॉलोअर थी एक रिलीजियस पर्सनालिटी की, जिसका नाम था रेस्प्यूटन। अब आपने एक काम करना है, वो ये कि आपने मूवी देखनी है नेटफ्लिक्स पर। नेटफ्लिक्स पर मूवी ये देखनी है आपने, द लास्ट जार। उस मूवी के अंदर जो है ना, आपने देखना है ये। टू मिनट्स की एक ब्रेक लेते हैं।
तो ये गेम बेसिकली थी। तो आपने ये जो मैंने सीज़न बताया है, शॉर्ट सीज़न है बहुत, ये आपने लास्ट भी देखना है। इस जो लास्ट अभी मैंने बात की है कि निकोलस सेकंड द लास्ट ज़ार ऑफ रशिया, ये किस तरह अपनी वाइफ के अंडर था और वाइफ किस तरह फॉरवर्ड थी एक रिलीजियस पर्सन की, रास्पुटिन की। ये आपको फिर समझ आएगी कि जो 2018 से 2022 तक पाकिस्तान में होता आया है और शायद आज भी हो रहा है, आपको कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी नज़र आएगी इस रोल में और उसमें। जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 नियरली एंड होने वाली थी, 1917 की बात है। उस वक़्त मिलिट्री रशियन जो मिलिट्री थी वो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मिलियंस ऑफ पीपल जो है ना उनकी डेथ हो गई थी, स्लॉटर, मर्डर, किल्ड, और बहुत सारे गिरफ्तार भी हुए। और ये सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी, और ब्रैड बटर की भी वॉर, कॉस्ट ऑफ वॉर भी इसमें इंक्लूड है। तो ये स्टार्ट हुई फिर कि लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दी रिफॉर्म्स की अगेन डूमा के अंदर। और उन्होंने जो है वो प्ले कार्ड उठा लिए रेवोल्यूशनरी और स्ट्रीट्स पर निकल आए। ये मार्च की बातें हैं। इसी तरह फिर कंपनीज काफ़ी, वहाँ पर वर्कर्स ने भी, वर्किंग क्लास ने भी ज्वाइन कर लिया, और मिलिट्री ने भी, बहुत सारी गैरिसन ने भी ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर म्यूटनी भी हो गई। और फाइनली जब ज़ार ने कहा कि मैं उनसे मिलता हूँ, लेकिन वो जा नहीं सका वहाँ पर, और अपने कुछ सोल्जर भेजे, वो भी जाके उनके साथ मिल गए। उनको अपीज़ करने गए थे, लेकिन वो खुद ही उनके साथ मिल गए। तो फिर ज़ार ने खुद को उस सीट से अलग कर लिया और अपने भाई को कहा कि ये नेक्स्ट ज़ार होगा। लेकिन भाई ने इनकार कर दिया। नाउ दैट वाज़ द मोमेंट जहाँ पर उनकी इंपीरियलिज़्म एंड होती है। बट गेम इज़ नॉट ओवर। यहाँ पर जो निकले थे लोग, उन्होंने एक प्रोविज़नल गवर्नमेंट बना ली, और प्रोविज़नल गवर्नमेंट जो थी वो बेसिकली मेंशेविक ने बनाई, और उसके अंदर उन्होंने रिफॉर्म स्टार्ट कर दी आर्मी यूनिट्स के अंदर, और डिफरेंट सारे ओवरऑल इंपीरियलिज्म खत्म कर दी, और ये सारी चीजें। ये जो सोशल डेमोक्रेट्स थे मेंशेविक, जो मिनॉरिटी में थे बेसिकली, इन्होंने जाहिर है जो रिफॉर्म स्टार्ट की कोई बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं थी। उस टाइम पर फिर ये बोल्शेविक वाले आते हैं, और ये फिर मिलिट्री को भी, जो फर्दर मिलिट्री होती है फ्रंट लाइन पे, उनको भी मिला लेते हैं। इसी तरह ये मजीद लेबर क्लास को मिला लेते हैं साथ, और इनके खिलाफ, इनकी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी है, इनके खिलाफ स्टार्ट कर देते हैं कि ये रिफॉर्म्स नहीं कर रहे, बल्कि ये तो उसी एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बोल्शेविक थे, ये थोड़े से, मैंने पहले बताया कि रिएक्शनरी थे, रेवोल्यूशनरी थे, इन्होंने फिर फाइनली ओवरथ्रो कर दिया प्रोविजनल गवर्नमेंट को, तमाम लैंड को कॉन्फिस्केट कर लिया। फॉरेन जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी की, उससे नुकसान तो हुआ काफ़ी रशिया को, क्योंकि काफ़ी लैंड उन्होंने जो है वो लूज कर दी। लेकिन इसमें यह हुआ कि रशिया वॉर से बाहर हो गया। जब रशिया गेम से आउट हुआ है, ये जो बोल्शेविक हैं, इसके अंदर फिर लेनिन, ट्रोट्स्काय, ट्रोट्स्की, और ये सारे लोग फिर इंक्लूड होते हैं। इसके अंदर फिर ये कॉन्फिस्केट कर देते हैं लैंड्स को। इमीडिएट पीस की बात की जाती है कि जर्मनी के साथ वॉर पॉइंट करने की। इसी तरह जितने भी सोर्सेज थे कंट्री के अंदर, फैक्ट्रीज, वो सारे प्रोग्रेस कर लिए गवर्नमेंट ने।
नेशनल कंट्रोल, नेशनलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल थिंग्स, के तमाम जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आएंगी। और उसमें फिर वो वेव भी चलती है कि जो काम नहीं करेगा ना, यानी जैसे ऑनर काम तो नहीं करता, वो खाएगा नहीं, यानी अब लेबर क्लास का रूल चलेगा। हुआ नहीं ऐसा। इसके ऊपर अगर आप बुक पढ़ना चाहें क्रिटिसिज्म के लिए, वो एनिमल फॉर्म है जॉर्ज ऑरवेल की, कि सम ऑल पीपल आर इक्वल बट सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर्स। इस बात का मतलब ये है यानी इस बात का मतलब ये है कि कुछ लोग ने जिन्होंने ये क्रिएट किया, रशियन रेवोल्यूशन हो गया सारा सिस्टम के, इन्होंने इस बेस पर क्रिएट किया था कि ऑल पीपल आर इक्वल, बट एंड में जाकर जब ये रेवोल्यूशन एक मतलब जो चल रही थी प्रोसेस खत्म हुआ और गवर्नमेंट बनी और सारा कुछ हुआ, तो उसमें उन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई उसमें डिक्टेटरशिप क्रिएट हुई, स्टालिन की, लेनिन की, स्टालिन की, और फिर आगे जो भी जनरल सेक्रेटरीज आ रहे थे सोवियत यूनियन के, उन सब की एक डिक्टेटरशिप क्रिएट हुई थी। तो उस डिक्टेटरशिप के अंदर वो तो इक्वल नहीं थे उस लेबर क्लास के। इसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म किया जाता है कि ऑल पीपल आर इक्वल बट सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर्स। ठीक है, एक क्रिटिसिज्म है सरकास्टिकली। इसी तरह जॉर्ज ऑरवेल की एक और बुक है 1984, माय फेवरेट। मैंने उसको 3-4 दफा पढ़ चुका हूँ। मजीद जब भी मेरा दिल करता है पाकिस्तान की सिचुएशन को और अंडरस्टैंड करने के लिए, मैं उस बुक को फिर पढ़ता हूँ। वो बुक आप लाजमी पढ़ें, नॉवल टाइप है वैसे, लेकिन उसने जिस खूबसूरती से ये चीज़ डिफाइन की, यानी 2018 के अंदर जब खान साहब अभी नहीं आए थे, उस वक्त हमने ये बुक पढ़ी, तो मैं उस वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ जब बैठा होता था तो मैं बताता था कि ये इस तरह इस बंदे ने काम करना है, ये जो आप इसके आइडिया सुन रहे हैं, लेकिन इसने काम जैसे करना है। तो जब भी कोई होता था वो उस तरह की हरकत करता था, मैं मैसेज कर देता था कि ये देखो मैंने क्या कहा था, ये ऐसे इसने काम किया, और सारा कुछ वही हुआ। तो ये बुक बहुत अच्छी है, मैं उसके पढ़ने के बाद आपको लगेगा, आपको समझ आ जाएगी कि क्या प्रोसेस है। उसके अंदर वो एक लाइन लिखता है कि we do not make dictatorship to safeguard the revolution, we make the revolution to create the dictatorship। अब इस लाइन को आपने 2-3 दफा सोच के फिर इसके ऊपर देखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन। यहां पर यही हुआ कि रेवोल्यूशन इसलिए लाई गई कि डिक्टेटरशिप क्रिएट की जाए, न कि इसलिए कि डिक्टेटरशिप के थ्रू हम रेवोल्यूशन को सेफ गार्ड करें। फाइनली जब रशियन रेवोल्यूशन का सेकंड फेज अक्टूबर के अंदर बेसिकली स्टार्ट हुआ, अक्टूबर हिस्ट्री कहते हैं इनको, तो ये फिर फाइनल इन्होंने गवर्नमेंट बनाई और फिर ये लेनिन ने स्टार्ट किया, फिर इन्होंने पीस ट्रीटीज की जो भी, उसके बाद जो है ना इन्होंने एसोसिएट कर लिया फ्रॉम द ग्लोबल पॉलिटिक्स। उसके बाद जो मेन काम स्टार्ट हुआ वो ये था कि इन्होंने फिर सोवियत यूनियन बनाया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक, यूएसएसआर, जिसने अपने ऊपर ये लाजिम कर लिया कि ये जो रेवोल्यूशनरी आइडिया हम सोशलिज्म का लेकर आए हैं, कम्युनिज्म का, इसको हमने वर्ल्ड के अंदर फैलाना है, इस रेवोल्यूशन को, टू मेक इट द वर्ल्ड रेवोल्यूशन। टू मेक इट द वर्ल्ड रेवोल्यूशन। और उसके अंदर फिर हम
देखते हैं कि इन्होंने एक एजेंसी भी बनाई जिसका नाम कॉमिट्रेंट रखा गया, जिसका मकसद यही था तो वर्ल्ड के अंदर रेवोल्यूशन को लेके आना है। वो जो शायर कहता है कि जब लाल लाल लहराएगा तब होश ठिकाना, वो यही लाल इसी रेवोल्यूशन की बात करती है। और कोल्ड वॉर के अंदर तो ये बहुत ज्यादा पीक पे था और पाकिस्तान आजाद उसी कोल्ड वॉर के टाइम पर ही हुआ है। तो यहां पर भी जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल्स थे वो सारे लाल की तरफ थे, मिनटों से लेकर मिनटों साथ और फिर जितने भी ये तो जाल और फिर बात किया आते रहे ये जितने भी, ठीक है। और इवन कि हमारे पॉलिटिकल पार्टी भी स्टार्ट के अंदर जो भुट्टो साहब ने बनाई वो भी सोशलिस्ट पे रखी, तो जो बुनियाद ये थी वो यही थी, रोटी कपड़ा मकान। ये बेसिकली इस रेवोल्यूशन का मेन पार्ट कि ये रेवोल्यूशन आई ही शॉर्टेज ऑफ फूड, ब्रेड राइट्स, इन्फ्लेशन, और जो काम कर रहे हैं उनको उसका हक नहीं मिल रहा। अमीर आदमी अमीर से अमीर हो रहा है, गरीब आदमी गरीब से गरीब कर रहा है। ये सारी चीजें वहां से हमें देखने को मिलती हैं। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है रशियन रेवोल्यूशन की। ये भी जो मैंने डिस्कस किया ये वही है। इसके नोट्स भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये वही सारी बातें तो किस तरह मिलियंस ऑफ पीपल उनकी आर्मी थी और किस तरह फिर वॉर में जाने के बाद उनकी आर्मी नुकसान पहुंचा और इन्होंने ट्रीटीज साइन करना स्टार्ट कर दी सेंट्रल पावर्स। जब हम वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ेंगे आप फिर इसको कनेक्ट कर लेंगे इसको। मैं इसलिए रशियन रेवोल्यूशन पहले पढ़ा ही है ताकि रशियन रेवोल्यूशन को आपको जो है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अच्छा, अब जाहिर है इसका इम्पैक्ट जो है वो तो मामूली नहीं है। आज भी कहीं गवर्नमेंट की पावर के खिलाफ, उसके एक्सेसिव टैक्स के खिलाफ और सर्विसेज ना देने के खिलाफ ओवर रेवोल्यूशन, ओवर टैक्सेस, या जब रेवोल्यूशन बढ़ जाए उनके खिलाफ जितनी भी डिबेट है वो सारी इसी में स्टार्ट होती है। इनका यानी आज भी ये इम्पैक्ट है। इसी तरह फिर कोल्ड वॉर के अंदर आप देखेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन ने किस तरह बेसिकली ये और कैपिटलिस्ट जो अमेरिकन है उन्होंने किस तरह टग ऑफ वॉर के अंदर ये इन्वॉल्व रहे कि किसी तरह वो चाहते थे कि तमाम कंट्रीज को, रशियन रेवोल्यूशन वाले चाहते थे कम्युनिस्ट कर दे तमाम कंट्रीज को, इसी तरह कैपिटलिस्ट चाहते थे तमाम कंट्रीज को कैपिटलिस्ट कर दे। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने कैपिटलिज्म का साथ दिया और ये वो जो हमें सोवियत वॉर में नजर आती है। इसके अलावा भी हमने जो पैक्ट्स भी साइन किए अमेरिका के साथ मिलकर, सीटो साइन, तो वो बेसिकली इन्हीं के खिलाफ थे, कम्युनिज्म। ठीक है, तो जब हम कोल्ड वॉर पढ़ेंगे तो आपको मजीद इसके इम्पैक्ट्स नजर आएंगे कि ये कोई रेवोल्यूशन जो है वो मामूली नहीं थी। और फिर साउथ अमेरिका के अंदर जो कुछ होता रहा, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स, इसके ऊपर भी आप लाजमी बुक पढ़े, द कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, कि किस तरह अमेरिका ने साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो ब्राजील है, एक्चुअली है, इसके अंदर इंटरवेंशंस की, इनकी गवर्नमेंट्स को टॉपल किया, ईरान के अंदर गवर्नमेंट्स को, इराक के अंदर, सीरिया के अंदर टॉपल किया ताकि वो किसी तरह इजिप्ट के अंदर, लीबिया के अंदर, ताकि वो रशिया की साइड पर ना हो या रेड फ्लैग्स उनके कंट्रीज पे ना हो। और आज भी ये जो करप्शन या कोई भी
इलीगल एक्टिविटीज के लिहाज से जब कोई रिपोर्ट तैयार होती है, खास तौर पे अगर हम करप्शन की बात करें, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो वो आप मैप देखें ना, उस रिपोर्ट के अंदर वर्ल्ड का, उसके अंदर रेड एरियाज होते हैं जहां पर करप्शन ज्यादा होती है। तो ये रेड एरियाज स्टेट किए जाते हैं, बेसिकली ये उस रेवोल्यूशनरी एरियाज वाले लोग हैं जो उससे एसोसिएट करते हैं कि एवरी रेड थिंग इज नॉट गुड, टू मेक द रेड कलर इटसेल्फ ये करप्शन के अलावा, डेंजर के अलावा। तो दिस इज हाउ लिटरेचर वर्क्स। ये इस तरह मेंटालिटी डेवलप होती है। और आज भी ये जितनी भी रेवोल्यूशन मूवमेंट्स हम देखने को मिलती है हमें, ये पाकिस्तान के अंदर भी इवन के जितनी भी जेलें काटी हैं इंटेलेक्चुअल्स ने, ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री डिक्टेटरशिप आप जानते हैं कि अमेरिकन साइड पर बहुत ज्यादा है उनका रुझान। तो अभी ये जो इवन के खान साहब ने विजिट भी किया फैक्ट के अंदर 2022 के अंदर, कितना हाइप क्रिएट किया, बिकॉज इट्स नॉट सिंपल कि आप किसी कंट्री के अंदर जा रहे हैं, इट्स रशिया डेयर, इट्स रशिया। सो दीज आर द थिंग्स जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आपने जो वर्ल्ड वॉर वन का लेक्चर होगा उसके साथ इसको कनेक्ट करना। अब सारी ये वही चीजें हैं, कम्युनिज्म किस तरह इन्होंने मैंडेट किया अपने ऊपर कि हमने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बनाना है। वियतनाम के अंदर वॉर जो लड़ी गई, ये कोल्ड वॉर के अंदर हम देखेंगे कोरियन वॉर जो लड़ी गई, या ओवरऑल जितने डिफरेंट डिफेंस पैक्ट्स किए गए अमेरिका की तरफ से, वो अगेंस्ट द कम्युनिज्म किए गए। इसमें फिर डिग्निटी ऑफ लेबर की बात की गई, ही दैट डजंट वर्क नादर शैल ही ईट, तो वो सारी इंपीरियलिज्म को इस रेवोल्यूशन ने एंड किया, क्योंकि इंपीरियलिज्म जो थी वो प्रोडक्शन थी यूरोपियन कंट्रीज की, तो उसके खिलाफ भी इन्होंने काफी फोर्स किया कि ताकि ये यूरोपियन पावर कम हो जाए और हमारे जो आइडियाज हैं वो इन्फिल्ट्रेट करें कंट्रीज को। ये फिर डिवीजन होगी, ये फिर बेसिकली वो है आपकी कोल्ड वॉर में, ठीक। तो दैट इज एशियन रेवोल्यूशन। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम वर्ल्ड वॉर वन, फिर पीरियड बिटवीन टू वॉर्स, और फिर वर्ल्ड वॉर टू, और फिर कोल्ड वॉर। थैंक यू।